हेलो स्टूडेंट्स, आपके क्वांटम मैकेनिक्स की जो यूनिट सेकंड चल रही थी, यूनिट थर्ड, यूनिट सेकंड मैंने बीच में रोक दी थी वो। तो उसमें लास्ट टॉपिक जो पढ़ाया था मैंने, वो क्या पढ़ाया था? वन डायमेंशनल बॉक्स में यदि कोई कण होता है तो उसके लिए श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है और उसके तरंग फलन और ऊर्जा आइगन मान क्या होते हैं। तो क्या निकाला था अपन ने? साइकिल टू रूट ऑफ 2/a साइन n पाई x इंटू ए, n पाई x अपॉन a। x क्या है? 0 से a के बीच में, और e का मान क्या था? n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, जहां n इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन। तो ये आपका लास्ट टॉपिक अपन ने देख लिया था। तो ये थी वन डायमेंशन की बात। अपन अगर यदि बात करें 3 डायमेंशन बॉक्स में यदि कोई कण उपस्थित हो तो उसके लिए तरंग फलन और ऊर्जा आइगन मान के जो वैल्यूज रहते हैं, ऊर्जा के आइगन जो होते हैं वो क्या रहती है। तो आपका टॉपिक है पार्टिकल इन 3 डायमेंशन बॉक्स। आपके IIT JEM नेट गेट जो भी एग्ज़ाम है उसके लिहाज से जो अभी ये यूनिट थर्ड चल रही है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खास करके ये जो 2 टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं, एक तो 1 डायमेंशन बॉक्स और ये 3 डायमेंशन बॉक्स। एक क्वेश्चन तो इसमें से आता ही है लगभग, ठीक है। ऐसे बोल देगा कि n का मान इतना है तो ऊर्जा का मान कितना होगा। इसके संगत आप देख चुके हो कि प्रत्याशा मान और वगैरह के मान कैसे निकालते हैं। तो देखिए, पार्टिकल इन ए 3 डायमेंशन बॉक्स और पार्टिकल इन 3 डायमेंशन बॉक्स, त्रिविमीय बॉक्स में कोई कण। तो ये आपका कोई बॉक्स है, ये आपका क्या है? कोई भी बॉक्स है। ये कौन सी डायरेक्शन है? x है, ये y है और ये क्या है? आपकी z। x की तरफ जो भुजा है, ये जैसे आपका कमरा, ठीक है, ये x है, ये y है और ये z है। तो x की तरफ जो भुजा है उसकी लंबाई कितनी है? स्मॉल a। y की तरफ जो है स्मॉल b, और z की तरफ जो है उसकी स्मॉल c। a b c एक चतुर्भुज है, या आप मान सकते हो एक घनाभ है, क्यूबॉइड है, जिसकी जो लेंथ है भुजाओं की आर्म्स की साइड्स लेंथ कितनी है? स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c के बराबर। और विभव का मान सपोज करना, इसमें कोई कण है जिसका मास कितना है? m, उसकी वेलोसिटी कितनी है? v। और जैसे अपन ने पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स किया था, उसी प्रकार पार्टिकल इन 3 डायमेंशन बॉक्स में क्या होगा? जो विभव का मान होगा उसकी दीवारों पे, यानी अपन ने बोला था ना ऐसे कुछ, ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू a है। तो यहाँ पे क्या बोला था? केवल इसके अंदर, इसकी दीवारों पे भी नहीं, ये वाली दीवार भी नहीं, ये वाली दीवार भी नहीं, केवल इसके अंदर विभव का मान 0 है, और इसकी दीवार और इसके बाहर विभव का मान कितना है? इनफाइनाइट है, अनंत है। इसी प्रकार यहाँ पे भी अपन क्या बोलेंगे कि जो बॉक्स है उसके अंदर, केवल अंदर विभव का मान कितना है? 0 है, और जो दीवारें हैं बॉक्स की या बॉक्स की दीवारों के बाहर क्या है? विभव का मान अनंत है। यानी क्या है? एक तरह से आपको एक रूम में बंद कर दिया है। क्या कर दिया? आपको रूम में बंद कर दिया है। आप उस रूम में चारों तरफ घूमने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन उस रूम से बाहर आप नहीं निकल सकते हो। क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि दीवार है, और दीवार क्या है? अनंत मोटाई की है। एक तरह से ये मान लो जितनी भी 6 दीवारें हैं ऊपर नीचे साइड्स की, वो क्या है? अनंत मोटाई की दीवारें हैं। तो क्या होगा? अनंत मोटाई यानी विभव अनंत है, आप बाहर जा ही नहीं सकते, केवल इस रूम में घूमने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है।
तो क्या बोल रहा हूं, विभव का मान क्या है, विभव का मान 0 है। कहां पे, 0 से x a, x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन a, y is greater than 0 and less than b, and z is greater than 0 and less than c। क्लियर, समझ में आया। ये एक पूरा वो है, उसके अंदर का जो क्या ले रहे हैं अपन, विभव का मान कितना है, 0 के बराबर, और विभव का मान अनंत है। क्या है, विभव का मान अनंत है। कहाँ पे, x इज लेस देन इक्वल टू 0, इसके बाहर, इसके बाहर, इसके बाहर, इसके बाहर, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। ऐसे अपन x में किया था, y में क्या जाएगा, लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, z इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड z इज ग्रेटर देन इक्वल टू c। ये आपका विभव का मान होगा 0 या x, y और z में, ठीक है। तो 0 होगा इसके अंदर और अनंत होगा इसके बाहर या इसकी दीवारों पे। और अपन जानते हैं किसी भी कण का यदि विभव का मान क्या हो, 0 हो, तो वह पार्टिकल क्या कहलाता है, मुक्त पार्टिकल, फ्री पार्टिकल, मुक्त कण कहलाता है। ऐसा पार्टिकल जिसका विभव का मान 0 हो तो वो मुक्त कण कहलाएगा। क्यों, क्योंकि F इक्वल टू अपन जानते हैं माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। इस सतज ऊर्जा का मान कितना है, 0 है, तो उस पर लगने वाला फोर्स भी कितना होगा, 0 होगा। यानी वो कहीं पर भी जाने के लिए क्या होगा, स्वतंत्र होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो ऐसा पार्टिकल क्या कहलाता है, मुक्त कण। तो आपसे अगर बोला जाए किसी क्वेश्चन में कि एक मुक्त कण इस प्रकार की गति कर रहा है, तो आप समझ जाना उसमें विभव का यानी v का, सॉरी सतज ऊर्जा v का जो मान लिया है वो कितना है, 0 है, ठीक है। तो क्या इसके लिए मेरे को श्रोडिंगर समीकरण आप बता सकते हो, श्रोडिंगर समीकरण क्या होगी। तो इसमें श्रोडिंगर समीकरण क्या होगी, त्रिविमीय बॉक्स में श्रोडिंगर समीकरण क्या होगी बताइए, क्या होगी, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इक्वल टू ई साई। ये तो अपन जानते हैं नॉर्मल वाली जो श्रोडिंगर समीकरण है, जहां डेल स्क्वायर क्या डिफाइन कर रहा है, डेल स्क्वायर कर रहा है लाप्लासियन ऑपरेटर को। ये वाला डायग्राम आपके समझ में आया। क्या है, एक कण है और अंदर क्या है, ट्रैप्ड है, फंसा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूं चाहे तो त्रिविमीय बॉक्स में कण है जहां पे डेल स्क्वायर क्या है आपका, लाप्लासियन ऑपरेटर है, और लाप्लासियन ऑपरेटर का जो वैल्यू रहता है अपन जानते हैं कितना है, डेल 2 ओवर डेल x2 प्लस डेल 2 ओवर डेल y2 प्लस डेल 2 ओवर डेल z2 के बराबर। तो यहां से अगर केवल बॉक्स के अंदर श्रोडिंगर समीकरण का मैं मान लिखता हूं, केवल अंदर श्रोडिंगर समीकरण का मान लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, विभव का मान 0। और अगर बाहर या उसकी दीवार पर लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, विभव इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी श्रोडिंगर समीकरण एग्जिस्ट नहीं करेगी। मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं, जहां विभव का मान अनंत है वहां श्रोडिंगर समीकरण एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखिए ये वाला क्या बन जाएगा श्रोडिंगर समीकरण, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, इसको लिख लो बॉक्स के अंदर, बॉक्स के अंदर क्या हो जाएगा, विभव का मान 0। तो श्रोडिंगर समीकरण क्या बन जाएगी आपकी, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई। साई यहाँ पे क्या है आपका, साई यहाँ पे है साई आर टी, क्योंकि ये क्या है 3 डायमेंशन है, तो आर क्या आएगा, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी, ठीक है। v का मान कितना हो जाएगा आपका 0, तो क्या बच जाएगा इक्वल टू ई साई। यहां से अगर लिखूं तो डेल स्क्वायर साई इक्वल टू, इसको इधर भेज दूं राइट साइड में,
क्या आ जाएगा, माइनस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई 2m ई अपॉन एच कट स्क्वायर साई। और क्या लिख सकता हूँ, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m ई अपॉन एच कट स्क्वायर साई इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। ये आपकी क्या आ जाएगी, समीकरण नंबर 1 आ जाएगी। ठीक है, ये विभव के मान आपको पता लगी गए हैं, विभव के मान आपको पता लगी गए हैं। अब देखना डेल स्क्वायर साई को क्या लिख सकता हूं मैं, डेल स्क्वायर तो ये हो जाएगा, साई का वो हो जाएगा, क्या जाएगा इसको देखना, समीकरण नंबर 1 को क्या लिख रहा हूं मैं, डेल 2 साई ओवर डेल x2 प्लस डेल 2 साई ओवर डेल y2 प्लस डेल 2 साई ओवर डेल z2 प्लस 2m ई अपॉन एच कट स्क्वायर साई इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। यहां तक समझ में आया। इसको क्या लिख दिया, कंपोनेंट्स के रूप में लिख दिया। अब दिक्कत कहाँ है, दिक्कत कहीं पे नहीं है, दिक्कत केवल एक जगह है जो भी मामूली सी है कि इसको अपने को सॉल्व करना है एक्स वाई और जेड में। ये वाली समीकरण एक्स वाई जेड में सॉल्व करनी है, साई का मान एक्स वाई जेड के रूप में आएगा, फिर यहाँ पे अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। तो क्या कर रहा हूं मैं ले रहा हूं चरों की पृथक्करण विधि से। क्या कर रहा हूं मैं, चरों की पृथक्करण विधि से। सपोज करना ये टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है जहां पे टी का कोई भी मान अपन नहीं ले रहे हैं। कौन सी समीकरण है ये, टाइम इंडिपेंडेंट, जिससे क्या होगा, साई आर टी क्या होगा, केवल साई आर के बराबर। ये अपन अजम्पशन मान रहे हैं, ठीक है, नहीं भी मानो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो साई आर क्या है आपका, साई एक्स वाई जेड है, यही तो है। आर का वैल्यू क्या है आपका, एक्स वाई जेड। तो इसको चरों की पृथक्करण विधि से लिखेंगे तो क्या होगा, एक्स के रूप में अलग, वाई के रूप में अलग, जेड के रूप में अलग। और याद रखना एक्स वाई और जेड तीनों क्या है, इंडिपेंडेंट राशियां है। याद करो आयताकार बॉक्स के अंदर विभव का मान अपन ने डेरिवेशन किया गया है, फर्स्ट ईयर ईएमटी, सेकेंड ईयर एमएमपी मैथमेटिकल फिजिक्स, फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसमें अपने डेरिवेशन किए गए हैं। तो आपको शायद पता होगा, तो दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। तभी मैंने बोला था दिक्कत केवल मामूली सी। तो साई एक्स वाई जेड को मैं चरों की पृथक्करण विधि से क्या लिख रहा हूँ, एक्स एक्स, एक्स का कंपोनेंट अलग लिख दिया, वाई वाई, वाई का कंपोनेंट अलग लिख दिया, और जेड जेड, जेड का कंपोनेंट अलग लिख दिया। और यहाँ पे क्या है, एक्स वाई और जेड क्या है, तीनों ही क्या है, इंडिपेंडेंट राशियां हैं। क्लियर। तो अब समीकरण 3 का एक्स क्रम से क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 का क्रम से एक्स वाई तथा जेड के सापेक्ष क्या कर रहे हैं अपन, आंशिक अवकलज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आंशिक अवकलज। करो तो आंशिक अवकलज क्या आएगा आपका, बताइए। एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो ये क्या बन जाएगा, डेल 2 साई ओवर डेल x2। और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मैंने बोला आपको इंडिपेंडेंट है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या कांस्टेंट हो जाएगा, वाई और जेड। वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स और जेड, और जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स और वाई कांस्टेंट हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, डेल 2 साई ओवर डेल x2 इक्वल टू, ये कांस्टेंट क्या बच जाएगा, केवल डेल 2 एक्स एक्स ओवर डेल x2 का होगा, और ये आ जाएगा एज इट इज वाई वाई जेड जेड, समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार y के रिस्पेक्ट में कर लो, ये अपन चीजें पहले भी कर चुके हैं। डेल 2 साई ओवर डेल y2 क्या आएगा, एक्स एक्स या डेल 2 वाई वाई, केवल y का होगा, x क्या हो जाएगा, एक्स और जेड कांस्टेंट, एक्स एक्स जेड जेड, समीकरण नंबर 5। जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स और वाई कांस्टेंट, डेल 2 साई ओवर डेल z2 इक्वल टू डेल 2 जेड जेड ओवर डेल z2 एक्स एक्स वाई वाई के बराबर, समीकरण नंबर 6।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो ये आपकी 3, 4, 5, 6 आ गई। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, समीकरण 4, 5 और 6 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या कर रहे हैं, समीकरण 4, 5 तथा 6 का मान किस में रख रहे हैं, समीकरण 2 में रखने पर। साथ में नोट्स बनाते जाइए, नोट्स के भरोसे पे मत रहना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। ये डेरिवेशन ऐसे ही है, क्वांटम मैकेनिक्स ऐसी है। यदि आप खुद के नोट्स नहीं बनाओगे तो आएगी समझ में, लेकिन थोड़ा कम आएगी, क्योंकि खुद के अनुसार जो समझ में आ रहा है क्वांटम वाइज वही है। तो 4, 5, 6 को किस में रख रहे हैं अपन, समीकरण नंबर 2 में। तो ये वाला रखा, ये वाला रखा और ये वाला रखा। क्या मिल जाएगा आपको, del 2 x ओवर del x2 y z प्लस del 2 y del y x z प्लस del 2 z ओवर del z2 x y प्लस 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, और साई को क्या लिख दिया मैंने, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड। ये वाला क्या जाएगा, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड के बराबर इक्वल टू 0, इसको पुट कर दो। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, ये आ गई आपके समीकरण नंबर 7। समीकरण नंबर 7 उधर से कट रहा हो तो देख लेना, जूम कर लेता है कभी कभी, मैं हर बार बोलता हूँ ये बात। तो क्या कर रहे हैं, आप बताइए क्या होगा अगला स्टेप। अगर आपने आयताकार बॉक्स में एक विभव का मान पढ़ा है, क्या हो जाएगा, समीकरण 7 में किसका भाग देंगे बताइए, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड का भाग देने पर, डिवाइड करने पर। तो करो डिवाइड, क्या मिलेगा, इसमें ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, एक्स एक्स बच जाएगा खाली, यही तो है। इसमें वाई वाई बच जाएगा खाली, जो भी नीचे की साइड, इसमें एक्स एक्स बच जाएगा, सॉरी जेड जेड, और ये वाला तो कैंसिल हो ही जाएगा। क्या बचेगा देखना, 1 अपॉन एक्स एक्स del 2 एक्स एक्स ओवर del x2 प्लस, समझ में आ रहा है ना, प्लस 1 अपॉन वाई वाई del 2y ओवर del y2 प्लस 1 अपॉन जेड जेड del 2 जेड जेड ओवर del z2 प्लस 2me अपॉन एच कट स्क्वायर इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 8। यहाँ तक देखिए कोई प्रॉब्लम हुई हो तो, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। यह आपका क्या हो गया, यहाँ तक का सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है? अब इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आगे की प्रक्रिया अपन स्टार्ट करते हैं। पार्टिकल इन 3 डायमेंशन बॉक्स अपन पढ़ रहे हैं। यहाँ पे अब देखते हैं क्या बोल रहा हूं मैं, माना 2me अपॉन एच कट स्क्वायर क्या है, के स्क्वायर के बराबर है, कोई कांस्टेंट है। चूंकि क्या, क्योंकि ये 3 डायमेंशन में है तो जो कांस्टेंट के का मान है वो भी किस में आएगा, 3 डायमेंशन में आएगा। किस रूप में, के एक्स के वाई और के जेड के रूप में। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 2me अपॉन एच कट स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर के रूप में। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया आपके? क्या किया है, के स्क्वायर को मैंने 3 डायमेंशन के रूप में लिख दिया है कि जो इसका वैल्यू होगा 3 डायमेंशन में वो कितना होगा। तो यहाँ पे देखना समीकरण नंबर 8, समीकरण नंबर 8, ये केवल x का कंपोनेंट है, ठीक है, ये केवल y का कंपोनेंट है,
ठीक है। ये केवल जेड का कंपोनेंट है, ठीक है। ये वाला किसका कंपोनेंट है? एक्स का, वाई का और जेड का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स वाई और जेड के कंपोनेंट्स को या घटकों को अलग अलग लिख रहा हूँ। एक्स वाई तथा जेड के घटकों को अलग अलग लिखने पर क्या मिल जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा? 1/x x डेल टू एक्स एक्स ओवर डेल एक्स टू प्लस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मिलेगा या नहीं मिलेगा भाइयों? बताओ बताओ स्टूडेंट्स। इसको लिख दिया मैंने के एक्स स्क्वायर, किसके रूप में लिख दिया इसको? के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर के रूप में। तो आयताकार विभव के बॉक्स में आपने कण का मान पढ़ा है, तो क्या करने हैं, एक्स वाला कंपोनेंट अलग लिख दिया, वाई वाला अलग लिख देंगे और जेड वाला अलग लिख देंगे। तो ठीक है, पहले एक्स को सॉल्व कर लेते हैं। चलो ठीक है, वाई वाला भी लिख देते हैं। वाई वाला क्या बनेगा? 1/y y डेल टू वाई वाई ओवर डेल वाई टू प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर? फिर 1/z डेल टू जेड जेड ओवर डेल जेड टू प्लस के जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई समझ में? आई थिंक नहीं आई होगी। तो ये वाली इक्वेशन ध्यान रखना। आप वैसे तो नोट्स बना रहे हो, अगर बना रहे हो तो, नहीं तो पढ़ तो वैसे भी रहे हो आप लोग, ठीक है। यहां से देखना ये वाली समीकरण क्या होगा, एक्स एक्स को इधर भेज दूं, वाई वाई को इधर भेज दूं और जेड जेड को इधर भेज दूं, हाँ या ना? कर सकता हूं या नहीं कर सकता? या बोल दो एक्स एक्स का गुना करने पर, वाई वाई का गुना करने पर, जेड जेड का गुना करने पर। तो ये वाली समीकरण क्या बन जाएगी आपकी? एक्स एक्स इक्वल टू 0, ये वाली वाई वाई इक्वल टू 0 और ये वाली के जेड स्क्वायर जेड जेड इक्वल टू 0 के बराबर। अब ये वाली कुछ जानी पहचानी समीकरण दिख रही है क्या आपको? d2y ओवर dx2 प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? a साइन पी एक्स प्लस बी कॉस पी एक्स, ऐसे तो करते हो ना, y इक्वल टू a साइन पी एक्स प्लस बी कॉस पी एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स एक्स में आ जाएगा और के एक्स के रूप में, यहाँ y के रूप में। देखना, इसकी जगह y की जगह कैपिटल X है और इस स्मॉल x की जगह स्मॉल x है। ये यहाँ पे कैपिटल y है, यहाँ स्मॉल y है, यहाँ कैपिटल Z है, यहाँ पे स्मॉल z है। तो बताओ क्या होगा इसका सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन होगा एक्स एक्स इक्वल टू a साइन के एक्स एक्स प्लस बी कॉस के एक्स एक्स। सही है, हाँ या ना? अब यहां देखना, ये वाला आपको किसकी तरह दिख रहा है? वन डायमेंशन बॉक्स की तरह दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि लिमिट क्या लिया है मैंने? v इक्वल टू 0 किस में लिया था? ऐसे लिया था उसमें भी, और उसमें इनफाइनाइट कहाँ लिया था? x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। सेम लिमिट ली थी, तो सेम लिमिट ली थी तो क्या हो गया था अपना? b का मान 0 और k का मान क्या आया था अपना? n पाई अपॉन a। x की तरफ था a और ये k आपका कांस्टेंट। n नंबर ऑफ नोड्स को बताता है। तो अगर मैं केवल x में लेता हूं, देखना v वाला या cos वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, ये तो कंफर्म हो गया, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि लिमिट क्या रहेगी? सेम रहेगी। ये वाली क्या बनेगा आपका? सबसे पहले तो बनेगा आपका ऐसे, a साइन के एक्स एक्स बन गया। उसके बाद अपन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाएंगे, पहले सामान्यकरण प्रतिबंध। उससे क्या आएगा आपका? a का वैल्यू आएगा, कितना आएगा? √2/a। करके देखना कैलकुलेशन,
ए का वैल्यू कितना आएगा, √2/a, ठीक है। के एक्स का वैल्यू क्या आएगा, के एक्स का वैल्यू आएगा, अपन इसको जब 0 के बराबर रखेंगे यानी x = 0, x = a, बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, याद है ना। तो के एक्स क्या हो जाएगा, sin kx = 0 आएगा। यहां से के एक्स क्या बनेगा आपका, nx π/a के बराबर। यहां पे इसको डायरेक्ट क्यों बताया है, क्योंकि 1 डायमेंशन में अपन इसकी बात कर चुके हैं, तो उसके हिसाब से अपन ने इसको सीधा लिख दिया। तो के एक्स तो बन जाएगा ये, a बन जाएगा √2/a। इसी प्रकार यदि मैं y में बात करता हूं, क्या बनेगा, a sin ky, या इसको बोल लो c sin ky प्लस d cos ky y। सेम प्रोसेस होगी, लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 b है अभी, और विभव का मान 0 है, और इसके अलावा क्या है, विभव का मान अनंत है। तो क्या होगा, पहले d = 0 होगा, फिर c का मान अपन जब कैलकुलेट करेंगे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से, कहां तक, 0 से b था, तो c की वैल्यू आएगी √2/b के बराबर। क्लियर, √2/b के बराबर आ गया। और जब ky का वैल्यू निकालोगे आप, तो वो आएगा ny π/b के बराबर। इसी प्रकार किसमें करेंगे अपन, z में। तो ये एक बार देख लीजिए ना, है ना, खुद देख लेना, और आप खुद करोगे तो ये आपके लिए अच्छा है। ये आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया, समझ में आया। तो देखिए, तो जब इसको सॉल्व करेंगे 1 डायमेंशन की तरह इसको जब सॉल्व करेंगे, तो आपका जो x का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, √2/a sin nx π/a x, जहां x क्या है, ये वाला लिमिट x π/a के बराबर। इसी प्रकार जब y को सॉल्व करोगे तो आपका क्या बनेगा, √2/b sin ny π/b y। 3 डायमेंशन बॉक्स में यार आयताकार विभव में, आयताकार बॉक्स में विभव का मान निकाला था, जब भी ऐसी प्रोसेस की थी अपन ने, आपको याद हो तो, ये लिमिट क्या है, 0 से b तक, और ky का वैल्यू था है ky ny/b, ny π/b। इसी प्रकार z क्या जाएगा बताना, √2/z sin nz π/c z, और लिमिट हो जाएगी 0 से z c, kz आ जाएगा nz π/c के बराबर। बताइए यहां तक सही है या नहीं। अगर यहां तक सही है तो आगे देखना। अब आपका x y और z का वैल्यू आ गया नहीं आ गया। तो अगर x y z का देखना, 1 डायमेंशन बॉक्स में क्या था, ये वैल्यू थी, 3 डायमेंशन में क्या हो जाएगा, ये और ये सेम है। चलो क्या कर रहे हैं हम, देखना। समीकरण 3 ध्यान रखो, समीकरण 3। तो समीकरण 3 में x y z का मान रखने पर क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 में x y z का क्या रख रहे हैं, मान रख रहे हैं, का मान रखने पर। तो x का ये है, y का ये है, z का ये है, तो साई क्या बन जाएगा आपका, तरंग फलन का वैल्यू क्या बन जाएगा, √2/a sin nx π/a x इंटू √2/b sin ny π/b y, और √2/c इंटू में चल रहा है ये sin nz π/c इंटू z। समझ में आया। अब देखना, √2/a √2/b √2/c मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या बनेगा, √2 इंटू √2 इंटू √2 √8/abc। क्लियर, abc 2 2 2 8।
और क्या बच जाएगा यहाँ पे साइन एन एक्स पाई अपॉन ए एक्स साइन एन वाई पाई अपॉन बी सी सॉरी वाई और साइन एन जेड पाई अपॉन जेड या सी जेड के बराबर। ये देख लेना कैंसल आउट नहीं हो रहा हो, उधर से जूम नहीं हो रहा हो। तो ये आपका साई का वैल्यू हो जाएगा किसमें, 3 डायमेंशन बॉक्स में कोई कनगति कर रहा है तो उसके लिए जो तरंग फलन का वैल्यू होगा वो क्या होगा, √8 अपॉन ए बी सी साइन एन एक्स पाई अपॉन ए इंटू एक्स साइन एन वाई पाई वाई अपॉन बी साइन एन जेड पाई जेड अपॉन जेड, जहां एन एक्स एन वाई और एन जेड के जो वैल्यू रहेंगे वो क्या रहेंगे, 1 2 3, 0 नहीं रहेगा। ठीक है, 1 से 2 से आगे अपन स्टार्ट करेंगे। क्लियर। तो यहां पे यदि जो घनाभ लिया है मैंने क्यूबॉइड लिया है उसको मैं क्या ले लूं, घन ले लेता हूं, क्यूब ले लेता हूं। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, A = B = C 4 घन। तो यहां पे जो साई है वो क्या बन जाएगा, √8 अपॉन ए क्यूब। सही है, ए बी सी क्या हो जाएगा, ए यानी ए क्यूब। ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स एन एक्स पाई अपॉन ए एक्स साइन एन वाई पाई वाई अपॉन ए और साइन एन जेड पाई जेड अपॉन ए। ये आपका क्या बन जाएगा, साई का वैल्यू। यहां तक समझ में आया, आगे देखना। यहां तक क्लियर है। तो ये है 3 डायमेंशन बॉक्स में कण का मान, कण के तरंग फलन का मान। अगर भुजा बराबर नहीं है तो ये, अगर भुजा बराबर है तो ये। अब ऊर्जा आइगन मान निकाल लेते हैं अपन। ऊर्जा तो अपन सिंपल मेथड से कर लेते हैं, वो वाला थोड़ा लेंदी हो जाएगा। kx² + ky² + kz² = 2me अपॉन h²। kx² की वैल्यू कितनी है, nx पाई अपॉन a, kx की वैल्यू, ky की वैल्यू ny पाई अपॉन b और kz की वैल्यू nz पाई अपॉन c के बराबर। तो क्या हो जाएगा, 2me अपॉन h² = kx की वैल्यू है nx² पाई² अपॉन a² kx² की, ky² की ny² पाई² अपॉन b² और kz² की nz² पाई² c² के बराबर। तो यहां से जब मैं 2me अपॉन h² की वैल्यू लिखता हूं तो कितना आएगा, nx² अपॉन a² प्लस ny² अपॉन b² प्लस nz² अपॉन c² पाई² अपॉन a²। क्या आ रहा है, पाई² कॉमन आ रहा है। क्लियर। यहां से e की वैल्यू रख दो, e क्या आ जाएगा, h² इधर 2m नीचे, तो h² पाई² अपॉन 2m और ये आ जाएगा nx² प्लस ny² प्लस nz² a² b² c²। ये आपके ऊर्जा आइगन मान का वैल्यू है जब क्या है, A ≠ B ≠ C। और यदि क्या हो जाए, A = B = C, दोनों ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। A = B = C आ जाएगा तो ये भी a² बाहर आ जाएगा। क्या बन जाएगा, E = nx² प्लस ny² प्लस nz² पाई² h² अपॉन 2m, a² बाहर आ जाएगा तो a² को बाहर अपन ने लिख दिया, जहां nx ny nz क्या है, 1 2 3 सो ऑन के बराबर। क्लियर। तो ये आपका 3 डायमेंशन बॉक्स में तरंग फलन और ऊर्जा आइगन मान का वैल्यू है। इसके आगे के बारे में अपन चर्चा, जैसे इसकी डीजनरेसी क्या होती है, ऊर्जा आइगन मान के मान डिफरेंट कैसे कैसे होते हैं, उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।